नमस्कार साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी की आज की अंतिम क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसके बाद में आप लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कर सकता हूं। तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी क्रम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम अंतिम क्लास हैं और इस अंतिम क्लास में से एक प्रश्न आना तय है। 100% जो एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक दिया हुआ है पूरा का पूरा, सूचना संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना 100% तय है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों जल्दी से आ जाएं और एक दूसरे को शेयर भी किया कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ के बिना हम लोग कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो भाई पहली सीधी सी बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या है। तो देखो, सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव का मतलब है कि लोग एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और बहुत सारी यहाँ पे सुविधाओं से लेस हो सके हैं। समय की बचत हुई है, शिक्षा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, स्वास्थ्य हुआ, चाहे गवर्नेंस हुई, चाहे फिर व्यापार हुआ या फिर अनुसंधान हुआ या फिर कोई भी उद्योग हुआ। इन सभी के सभी क्षेत्रों में क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या मेन जो रोल है, इन सभी के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं। तो जैसा कि एक प्रकार गांव होता है ना, एक गांव होता है जिस गांव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए संपूर्ण विश्व एक प्रकार से एकजुट होकर कार्य करता है। क्लियर, समझ में आई बात? ओके। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी से क्या क्या क्रांति हमारे समाज में आई है। तो देखो, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान का विकास, संगठन, प्रचार, इन सभी क्षेत्रों में क्या हो गई है, काया पलट हो गई है। यानी कि जो आज जो है सूचना प्रौद्योगिकी एक समाज का एक समूह कहलाने लगा है। तो ये बेसिक लैंग्वेज जो चीज़ें हैं, इसी टाइप से एक लैंग्वेज बना के वो आपको प्रश्न देगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय एवं जागरूक बना दिया है ना। तो हमारे समाज में आज पता है कि 5वीं फेल या फिर 5वीं से कम पढ़े हुए लोग भी आज आपको पता है वीडियो चैट ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको पता है वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, एक दूसरे से जो मेल मिलाप हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। आज एक कम पढ़े लिखे हुए माँ बाप अपने विदेश में रहने वाले बेटे बेटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, बात आराम से कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी बढ़ गई है ना। तो उन्हें ऐसा नहीं महसूस होता है कि आज अपने बच्चे विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि उनके सामने हूबहू बच्चे की स्थिति जो है इस आईसीटी के माध्यम से पता चल जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई है ना। कि जैसे बिजली या टेलीफोन के बिलों का भुगतान करना आप घर बैठे कर रहे हो आज फ़ोन पे से, है ना। आज के 5 साल पहले आपको पता है लंबी लंबी कतारें लगा करती थी और उन कतारों से आपको जो है टेलीफोन का बिल जमा कराना, बिजली का पूरा दिन खराब हो जाता था एक इंसान का। तो कितना समय में कितनी बचत हुई है। चाहे कोई बस हो, कोई ट्रेन हो या कोई एरोप्लेन हो, सभी का रिजर्वेशन आसान हो गया है। तो बहुत सारा जो है हमें यहाँ पे आईसीटी का यहाँ पे समाज में फ़ायदा देखने को मिला है। अब जो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आएंगे ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे इन शब्दावलियों से, ठीक है। निजता क्या होती है ना। तो आपको देगा वो प्रश्न में, जैसे निजता क्या है, तो जी भाई निजता क्या है, तो गोपनीयता को कहते हैं निजता। मतलब किसी जो पर्सनल जो डेटा होता है उसे बचा के रखना, है ना। आपकी बात आप तक सीमित रहे, बाहर नहीं जा पाए, है ना। निजता का मतलब ये है। तो निजता और गोपनीयता का मतलब क्या है कि जो जिस व्यक्ति को अधिकृत डेटा प्राप्त है उसी का उपयोग करने का अधिकार सिर्फ उसी को है ना। किसी भी व्यक्ति को डेटा पढ़ने और उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज़ सेंड करता हूँ, है ना। जैसे अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। निजता का मतलब बताता हूँ मैं आपको, है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, है ना। अब इस टेलीग्राम ग्रुप को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, है ना। कुछ चीज़ मैं ही डाल सकता हूँ। आप सिर्फ इसमें क्या करोगे, ओनली मैं जो कंटेंट डालूंगा उसको आप क्या करोगे, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है आप उसमें कोई फेर बदल कर दो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते सर। तो ये कब कर पाओगे, जब मैं आपको क्या दूंगा, एडमिन पैनल दूंगा, है ना। जब मैं आपको एडमिन बना दूंगा
तब आप इसमें क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो या फिर कुछ भी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कब संभव होगा, जब मैं निजी तौर पे आपको अधिकार दूंगा इन सब चीज़ों का। ये होती है निजता। मतलब कोई भी डेटा होता है ना, उसका अधिकार देना पड़ेगा आपको सामने वाले को, जब जाके वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। समझ गए मेरी बात को। तो व्यक्ति को डेटा पढ़ने या उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, परंतु बिना अधिकृत किए आप सिर्फ उस डेटा को पढ़ सकते हो। उस निजता को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो मेरे किसी भी टेलीग्राम चैनल या मेरे किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ में। क्लियर। अब आता है दूसरा, अधिप्रमाणन। ठीक है, अधिप्रमाणन। अब जैसे कि मान लो आपको पेपर देने गए आप, ठीक है, रीट का पेपर देने गए, ठीक है, रीट का पेपर देने गए। अब मान लो भाई साहब वहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन करता है सामने वाला, तो आपको क्या लेके जाना पड़ता है, आधार कार्ड, है ना। क्या लेके जाओगे आप, आधार कार्ड लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे, आधार कार्ड लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे, क्योंकि सामने वाला आपको क्या है, उसके पास आपकी पहचान के लिए उसके पास कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, कि आप वो जो है, जैसे मैं हूँ कि सर आप आयुष कुमार हो। इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि आपने जो ये फॉर्म भरा है रीट का है, ये पेपर देने आए हो, आप स्वयं आयुष कुमार हो। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक आधार कार्ड लेके जाओगे। इस आधार कार्ड के जरिए आप प्रमाणित होगी कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति आयुष कुमार ही है, इसे पेपर में बैठ देना चाहिए। ठीक है, ये इसी चीज़ से तो क्लियर होता है। अदरवाइज आपका जो है एडमिट कार्ड कोई भी लेके जा सकता है ना। तो यही चीज़ होती है अधिप्रमाणन। देखो ठीक है, जिस प्रकार आप मोबाइल है, आपका फ़ोन है, ठीक है, ये आपका फ़ोन है, तो आपके फ़ोन में हो सकता है इस टाइप से कुछ पासवर्ड बने होते हैं, है ना, पासवर्ड। तो आपका फ़ोन जो है ना, आपको आप ही हो, मतलब आप ही हो मेरे मालिक। आपका फ़ोन कहेगा कि आप ही मेरे मालिक हो। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना पड़ेगा इस फ़ोन को ऑन करने से पहले। तो आपके फ़ोन में आपने एक पासवर्ड बना रखा है, तो आप जैसे इस फ़ोन में अपना पासवर्ड लगाओगे तो फ़ोन समझाएगा भाई हाँ मेरा मालिक आ गया है, ये कहेगा जो है मुझे करना है। क्लियर। या फिर आप कोई ना कोई फिंगरप्रिंट लगा दोगे, फिंगरप्रिंट लगा दोगे। इस फिंगरप्रिंट को जैसे आप अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे तभी जाके लॉक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। यही क्या है, यही अधिप्रमाणन होता है। इसका अर्थात इसका मतलब क्या होता है, यदि आप कोई भी संचार का व्यापारिक सौदा कर रहे हो या फिर आप उसका उपभोग कर रहे हो, आपकी जो है टेक्निकल जो आपकी डिवाइस है उसका यूज़ कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पहचान की वहाँ पे सत्यता देनी पड़ेगी कि आप ही हो मेरे मालिक, अदरवाइज आपके फ़ोन को हर कोई चला लेगा, है ना। तो इससे मोबाइल समझेगा कैसे कि मोबाइल, ये तो थोड़ी है इसके सामने आप आधार कार्ड ले जाके रख दोगे तो ये समझ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मोबाइल जब समझेगा जब इसमें आप कोई ना कोई पासवर्ड लगाओगे या फिर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाओगे या फिर अपने कोई फ़ोटो सेट कर देते हैं ना बहुत सारे, जैसे मोबाइल में कैमरा सेट आ जाता है आजकल, तो उससे आपको अधिप्रमाणन करना होगा। समझ गए मेरी बात को। आइडेंटिफाई करना होगा अपने आप को इसके प्रति, जब जाके समझेगा कि मेरा मालिक है ये और मुझे ये कहेगा वैसे ही करना होगा। क्योंकि मोबाइल के लिए ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपको पहचान जाएगा शारीरिक रूप से, या फिर कोई पास आता है जैसे नज़दीकियाँ बढ़ते ऑटोमेटिकली इसके फीलिंग्स आने लग जाएगी, दिल धड़कने लग जाएगा, हरकतें होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से इसको आपको एक पासवर्ड देना होता है, इस पासवर्ड के द्वारा ही आपको ये ऑपरेट करके देगा आगे। ठीक है, इसी के साथ अगली जो चीज़ है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या होती है, देखो जैसे मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ इधर से हाय, ठीक है, मैंने आपको क्या मैसेज किया, हाय, तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, हाई आएगा। ठीक है, यही होती है सत्यनिष्ठा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को हाई मैसेज कर रहे हो तो सामने वाले के पास हाई ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपने तो कर दिया हाई और इधर हुलू ऐसा लिखा हुआ गया सामने वाले के पास में। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसे उल्टा सुल्टा कुछ भी डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है, सत्यनिष्ठा का मतलब क्या है, यदि किसी अगर जो है आपको कोई जो मैसेज सेंड करने वाला है या फिर कोई भी भेजने वाला है, संदेश भेजने वाला है, तो प्राप्तकर्ता तक वही मैसेज पहुँचे जो मैं इधर से भेज रहा हूँ। अदरवाइज भाई साहब पति पत्नी में लड़ाई हो जाए आजकल, है ना। अगर पति बोल रहा है आलू का पराठा बनाने के लिए मैसेज करके, भाई आज तू आलू के पराठे बना देना, और शाम को पता चले उसको बैंगन का भरता मिला है घर पे जाके, होएगी ना लड़ाई, हाँ, तो माहौल ख़राब हो जाओ घर को। इसलिए सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की, तो सत्यनिष्ठा का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्घटनावश किसी भी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उसमें मैसेज चेंज हो गया तो भाई साहब गरज ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये सत्यनिष्ठा होती है। जब तो आज हम जो भी इधर हाई भेजते हैं तो सामने वाले के पास हाई ही पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें हाई का अपनी मर्जी से कुछ भी मिला के उसको भेज रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होती है सत्यनिष्ठा। क्लियर। अब तीसरी चीज़ होती है साहित्य की चोरी। साहित्य की चोरी का मतलब होता है कि आजकल ज़्यादा ही होने लगी है ना। जैसे कि मान लो कोई भी कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। क्या नहीं कर सकते? किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना गुनाह होता है, एक प्रकार की साहित्य की चोरी कहलाती है। जैसे मान लो कोई लेखक है ना, वो कोई भी भाषा, कोई भी विचार या फिर कोई भी शैली या फिर कोई भी म्यूज़िक क्रिएट करता है सामने वाला, ठीक है। अब आप उसकी क्या करते हो, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके और उसकी जो कला है उसको डैमेज कर देते हो। यहाँ पे उसकी क्लास को क्या कर देते हो, डैमेज कर देते हो, और आप उसको क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो। तो सामने वाले की तो गई ना लंका। इतने टाइम से उसने मेहनत करी उस चीज़ को बनाने के लिए, और आपने क्या कर दिया, 1 मिनट में उसकी कंटेंट को कॉपी करके और इधर पेस्ट कर दिया। तो ये होती है साहित्य की चोरी करना। क्लियर, समझ में आ रही है बात? जी हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो आज की इस क्लास, ये छोटी सी क्लास होने वाली है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि साहित्य की चोरी क्या होती है। तो आपको जिस टाइप से कॉपी पेस्ट करना जो होता है वो एक प्रकार की साहित्य की चोरी होती है ना। कई सारे फ्रॉड्स होते हैं। फ्रॉड्स जितने भी होते हैं, किसी कंटेंट को, किसी के कंटेंट को उठा के और आप उस कंटेंट का क्या कर देते हो, कॉपी करके उसको क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो और आप उसकी सेल कर देते हो, है ना। आप उसकी क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। तो ये कॉपी पेस्ट होता है। तो ये नहीं करना है, इसमें आपके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह कुछ भी आ सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। इसी को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, वही चीज़ आ गई। देखो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हो या विद्यार्थी अथवा शोधार्थी द्वारा जो साहित्य की चोरी, अकादमिक बेईमानी या फिर शैक्षिक छल कहलाता है, एकेडमिक फ्रॉड कहलाता है। यानी कि कोई भी जो है टीचिंग का कंटेंट होता है, अकादमिक जो बेईमानी होती है, इसमें क्या होता है, टीचर का कोई कंटेंट है, अगर आपने चुरा लिया है, वो किसी दूसरे को सेल कर दिया वो कंटेंट, है ना। तो ये क्या होता है, शैक्षणिक छल होता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। भाई देखो ये ऐसा कोई एक सिंबल आ जाता है पैराडाइज में, ये जो है ना प्लेगरिज्म ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। इस साहित्य की चोरी बंद करने के लिए ऐसा एक सिंबल आता है, इसको आप समझ सकते हो आराम से। ठीक है, तो वही है कॉपीराइट वगैरह। जैसे यूट्यूब पे नहीं करते हैं क्या बहुत सारे, कि जैसे आपने किसी का कंटेंट, बहुत सारे होते हैं कि किसी धीर सिंह दाभाई सर की वीडियो काट दी, किसी ने गणपत पुरोहित सर की वीडियो काट के क्रॉप करके अपना एक चैनल बना लिया और उस पर उनकी वीडियो को क्रॉप कर करके चला रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये सब कॉपीराइट से। क्या है, कॉपीराइट से। यही क्या होता है, कॉपीराइट ही क्या होता है, एक साहित्य की चोरी करना होता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब होता है बौद्धिक संपदाओं का अधिकार। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बौद्धिक संपदाओं का क्या होता है अधिकार। तो भाई इसमें अंदर क्या होता है कि भाई ये अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान हो, चाहे आपकी अभियांत्रिकी हो या फिर कोई साहित्य हो या फिर कोई रचना, कोई प्रौद्योगिकी, कोई कला, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में जो मौलिक बौद्धिक कार्य करने के जो फलस्वरूप जो कानूनी अधिकार है, वो क्या है, बौद्धिक संपदा का अधिकार है। भाई आपको बौद्धिक संपदाओं का अधिकार दिया गया है, इसके तहत आप या तो किसी विज्ञान के क्षेत्र में काम कर सकते हो, किसी प्रौद्योगिकी में कार्य कर रहे हो, या फिर किसी साहित्य या फिर किसी कला में। आपको किसी भी प्रकार से कोई बाधक नहीं बन सकता है आपके सामने। और ये आपको एक प्रकार का किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए क्या है, एक अधिकार प्राप्त हो रखा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु एक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिनेवा में 1967 में एक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि बौद्धिक संपदा, अब ये है क्या भाई, ये है क्या, ये एक सूचना संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव के अंदर आता है बौद्धिक संपदा। तो इसलिए हमें याद रखना है कि बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु कहाँ पर, जिनेवा में, कब, 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो की स्थापना की गई। प्रश्न क्या आएगा, वीपो की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा प्रश्न क्या आएगा, कब की गई इसकी स्थापना, तो 1967 में। कब की गई, 1967 में। और कहाँ की गई, जिनेवा में। कहाँ की गई, जिनेवा में। क्लियर।
ठीक है। और इसका मूल कार्य क्या है कि विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। क्या करना है, संरक्षण। ओके, क्लियर। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, देख लेना, याद रख लेना। अब इसमें से दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 184। कितने, विपो में कितने देश शामिल हैं, 184 देश शामिल हैं। ठीक है। और भारत भी इस संगठन का सदस्य है। भारत भी क्या है, विपो का सदस्य है। विपो की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कब हुई स्थापना, 1967 में। किस देश में, किस जगह पर हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कहाँ पे, जिनेवा में की गई है। यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है। कितने देश शामिल हैं, तो 184। और यह कितनी संधियों का संचालन करता है, यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि जिनेवा के में जो संचालित विपो है उससे कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन हो रहा है, तो आप क्या याद रखोगे, 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन किया जा रहा है। क्लियर, सभी को समझ आ रही है बात जी। ओके, अब दूसरा प्रश्न कहाँ से आएगा कि विश्व व्यापार संगठन कब बना। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कब बना, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना। क्या बना, विश्व व्यापार संगठन बना। अब आती है इसमें ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है, ठीक है, ट्रिप्स क्या है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बनेगा, ट्रिप्स क्या है ना। तो ट्रिप्स क्या है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि देखो देखो जो फुल फॉर्म है वो एग्रीमेंट से स्टार्ट हो रही है। ऑन द ट्रेड, देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें, तो वो डायरेक्ट यहाँ से दे देगा, तो आपको पूरे याद रखना है। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर, समझ गए। अब ये है क्या है, तो ये एक संगठन का एक समझौता है जो क्या करता है, सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने होंगे। ट्रिप्स के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रिप्स जितने भी देश हैं उन सभी के अंदर ये एक संगठन है, समझौता है, जो कि ये कानून जो ये बनाएगा उसी के मुताबिक जो है इन्हें कानून बनाने होंगे। क्लियर, समझ गई बात को। तो इसके अंदर क्या है, ये किससे संबंधित है, अब आपसे पूछा जा सकता है ट्रिप्स का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन में देंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से, सॉफ्टवेयर पायरेसी से, बौद्धिक क्षमता अधिकार से। तो आप क्या करोगे, बौद्धिक क्षमता अधिकार से ट्रिप्स का संबंध है और इसकी फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स। क्लियर, सभी को क्लियर। ओके, यस, ओके ओके, ठीक है सर। अब तीसरा चौथा प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा, ट्रिप्स में कितने तरह की बौद्धिक क्षमता के बारे में चर्चा की गई है, तो 7 प्रकार की इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो 7 जो है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब प्रश्न अगर ढंग का, अगर हाई लेवल का प्रश्न बनाएगा तो वो ये भी बना सकता है कि निम्न में से कौन सा ट्रिप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये याद होना चाहिए, पहला है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, दूसरा है द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिज़ाइन एक्ट 2000, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, द पेरेंट्स एक्ट 1970, फिर छठवा है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, और सातवां है आपका, ये 8 कैसे हो गए, इसमें 7 ही दे रखे हैं। हाँ, तो टोटल 8 अधिनियम है, सॉरी इसमें क्या है मिस्ड प्रिंट हो रखी है ऊपर, है ना, यहाँ पे आपको 8 कर देने हैं ना, कितने 7 तरह के दे रखे हैं, तो इसको काट के आपको 8 याद रखने हैं ना। भारत में 8 है, मतलब ट्रिप्स के तहत तो 7 है परंतु भारत में कितने हैं, 8 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक के लिए। ट्रिप्स में 7 तरह की बौद्धिक क्षमताएँ हैं और भारत में बात करें तो 8 प्रकार के अधिनियम है जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता के अधिकार क्या हैं, सुरक्षित हैं। पहला आपको पता ही चल गया, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1997, द डिज़ाइन एक्ट 2000, द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और द पेरेंट एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट
वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001, ये याद कर लेना सर्वियसली, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो बीच में। और 7वां है द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेशन सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन 2000, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये सब आपको याद करने 8 के 8 एक्ट। हो सकता है अगर लेवल का प्रश्न बन गया तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बना सकता है वो। ठीक है, इनके अलावा 2 निम्न क्षेत्र हैं जो बौद्धिक संपदाओं को सुरक्षित रखते हैं, एक होता है ट्रेड सीक्रेट और दूसरा होता है संविदा कानून। ट्रेड सीक्रेट और संविदा कानून देखो निम्न स्तर के भी पूछ सकते हैं, हालांकि पूछने के चांस कम है, परंतु 8 से तो पूछ सकता है कि इनमें से 8 में से कौन सा एक नहीं है, तो आपको 8 के 8 याद होने चाहिए। और निम्न स्तर की बात करें तो ट्रेड सीक्रेट और संविदा कानून आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ओके। तो अब आ जाओ तुम सभी के साथी मेरे, आ जाओ सभी लोग। सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार। ठीक है, तो रोजगार तो हर क्षेत्र में हो गया आज। कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है उसको किसी भी काम का नहीं माना जाता है आजकल। तो आजकल हर एक चीज़ में जो है कंप्यूटर के रोज़गार की बात की जाती है कि आपको RSC IT आती नहीं आती है, किसी भी फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म पटवारी वगैरह इनमें भरवाए जाते हैं। तो आजकल ICT की वेरी वेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। भाई आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, आप मास्टर नहीं बन सकते, ऐसे सोच होगी लोगों की, है ना। तो क्या करें अब, जो है ठीक है। तो आपके क्या कर सकते हो जीवन वृत्ति के लिए, इसमें कुछ बहुत सारे विकल्प हैं जिनमें से कुछ इसमें दिए हुए हैं। जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनर, जैसे आपको कोई ग्राफिक्स अच्छी आती है तो आप आराम से ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, स्पेशली अपना उस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो। अगर आपको वेब पेज डिज़ाइनर हो तो आप बहुत ज़्यादा आगे और अच्छे लेवल पे हो, आप किसी भी संस्थान को वेबसाइट बना के दे सकते हो, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। आप एक एनिमेटर हो तो आप एक कार्टून वीडियो बना सकते हो। आपको डेस्कटॉप पब्लिशिंग आती है तो आप डेस्कटॉप पब्लिश कर सकते हो। नेटवर्क मैनेजर आता है आपको तो आप किसी भी नेटवर्क का मैनेजमेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट, प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजर, है ना। ये सब नॉर्मल जैसे आप देखोगे ना तो आराम से इसको सोलो कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ अब सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आप जानते हो क्या होता है सोशल मीडिया। तो फालतू की चीज़ों को छोड़ के क्या क्या सोशल मीडिया में आते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, अभी बात कर रहे हैं फेसबुक, ये शायद लिंक्डइन का होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। ऐसा कोई वो होता है ना सोशल मीडिया का, हाँ मेरे हिसाब से तो वही है। फिर भी एक बार देख लेते हैं अगर, हाँ देखो लिंक्डइन होता है ना, लिंक्डइन ये वाला, उसका सिंबल है। तो सिंबल भी थोड़े ध्यान रख लेना, एक तो वो आपको सिंबल दे दे अपने को पता ही नहीं है ना। ये प्रिंटरेस्ट का होता है P वाला, है ना। ये वाईफाई का होता है, ये शेयर का होता है, और ये डॉट डॉट मुझे नहीं पता है ये किसका होता है, शायद देख लेंगे अगर बता देंगे, अगर याद आ जाता है तो देख लेंगे, है ना। तो आपको ये सिंबल से याद करने और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सोशल साइट्स हैं। तो ऐसे प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से एक सोशल साइट नहीं है, तो आपको एक ट्विटर दे देगा, एक यूट्यूब दे देगा, एक फेसबुक दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, एक आपको जैसे क्रोम दे दिया तो क्रोम अलग हो गया। क्रोम एक सोशल साइट नहीं होकर क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, तो क्लियर, ओके आगे चले। इसमें कुछ है नहीं देखो, तो इसमें जैसे अगर एक प्रश्न आ जाता है ना तो कुछ देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे याद करने लायक तो नहीं है, परंतु अगर आप चाहो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व भर में 200 जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, माई स्पेस, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट नहीं, फ्लिकर, इंस्टाग्राम, ये सब फोटो वीडियो शेयर करने का काम करता है। ठीक है, और जो विश्व भर में जितने यूज़र हैं उसमें 1 अरब 28 करोड़ यूज़र फेसबुक यूज़र हैं। कितने कितने हैं, 1 अरब 28 करोड़ यूज़र फेसबुक वाले हैं। और इंस्टाग्राम यूज़र कितने, 15 करोड़। कितने, 15 करोड़। लिंक्डइन यूज़र कितने, 20 करोड़। और माई स्पेस यूज़र कितने, 3 करोड़। और ट्विटर यूज़र कितने, 9 करोड़। तो ये प्रश्न ऐसा आता नहीं है हालांकि, परंतु फिर भी एक बार देखने में क्या बिगड़ रहा है ना। ऐसा कोई प्रश्न बनाएगा नहीं, अगर बनाएगा तो फिर क्या ही मतलब है, फिर ऐसे प्रश्न बनाने के, इतनी सारी चीज़ों को छोड़ के ऐसे घटिया प्रश्न बनाएगा तो फिर क्या ही बोलें अब इस एग्जामिनर के बारे में। तो एक ये प्रश्न आ सकता है कि जितने बच्चे फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जितने लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें 73% बच्चों की उम्र कितनी है, 8 से 13 वर्ष। मतलब इतनी ज़्यादा, 8 से 13 वर्ष के बच्चे इतनी ज़्यादा फेसबुक चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा 73% बच्चे चला रहे हैं। इसमें से कितने, मतलब जितने भी बच्चे फेसबुक चला रहे हैं ना 18 साल से कम, तो अब 73% तो 8 से 13 को जानते भी नहीं होंगे फेसबुक का मतलब क्या है।
अब देख लो आप, हाँ, किस लेवल की, मतलब किस लेवल की टेक्नोलॉजी, किस लेवल की औलादें पैदा हो रही है आजकल, सोच सकते हो आप इससे। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, देखो ऐसा कुछ ज़्यादा। हाँ, बहुत सीधे महत्वपूर्ण बिंदु पे आएंगे, आज की क्लास को यहीं विराम देंगे इसी के साथ में। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। देखो वही घिसी पिटी चीज़ें हैं ना। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि देखो ये बौद्धिक संपदा संगठन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग बताओगे इसको, है ना। एक लेखक का दूसरे लेखक की रचना को नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है ना। ये भी देख लिया अभी हमने। बौद्धिक संपदा के लिए कितने सुरक्षित अधिकार है भारत में, तो अभी देखा हमने 8 होते हैं। रोजगार सूचना में कौन कौन से सम्मिलित हैं, ठीक है, तो ये आप बता ही सकते हो, ये सभी है सम्मिलित इसमें। और सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल साइट कौन सी है, तो आप आराम से जानते हो भाई, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो आपको पता चल ही गया होगा भी, डेटा देखा उससे, है ना। तो ये सब आप चीज़ें आज की क्लास के साथ में पूरी की पूरी आईसीटी ख़त्म होती है। और एक बार अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।